हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? तो आज हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन के चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए, और हमारा जो टॉपिक होगा आज का, जैसे लिखा हुआ अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन। आप 3 डायग्राम देख रहे हैं आप, ठीक है। अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन, विच टॉपिक? अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान में परिवर्तन 3 प्रकार से हमने देखे थे, ठीक है। पहला ऊंचाई के साथ, दूसरा गहराई के साथ, और तीसरा था अक्षांश के साथ परिवर्तन। तो अक्षांश के साथ जो परिवर्तन होगा उसका 2 प्रकार टाइप होगा। पहला शेप ऑफ अर्थ, दूसरा रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आकार और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक। तो आज हम इसको देखेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम राजकुमार तिवारी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और यदि आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बाद फिर जो एक घंटी का चिन्ह है जिसे हम बेल आइकन कहते हैं उसको दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मेरी अच्छी नॉलेज ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, ठीक। तो गारंटी मेरी ये है कि आप अगर मेरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा आज का है, कंटिन्यू करते हुए, अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन। अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपने पढ़े होंगे, लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो हाँ, तो अक्षांश के साथ जी के मान में परिवर्तन, तो आप देख रहे हैं ये अपना अर्थ है। पहला ये शेप ऑफ अर्थ का, ये रोटेशन ऑफ अर्थ है। इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये अक्षांश और देशांतर, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इसको हम बोलते हैं क्या, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए इसको कि क्या देखना अपने को अर्थ के बारे में। तो पृथ्वी उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, बीच में इक्वेटर। तो पृथ्वी जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाले अक्ष के पेड़ता, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाले अक्ष के पेड़ता पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे मैंने दिखाया रोटेशन, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना, इसके पैतरा पश्चिम से पूर्व की ओर, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये पश्चिम से ये पूर्व की ओर क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, ओके। इसको आप अच्छे से देखिए। ये अपना है नॉर्थ पोल, इसको अच्छे से समझिए, और ये हमारा साउथ पोल, ठीक। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली है ना अक्ष के पैता पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रही है, घूम रही है ना। क्या हो गया, पृथ्वी उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली जो अक्ष है उसके पैता पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय अक्ष, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ध्रुवीय अक्ष। पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी अक्ष का पैता पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल से होकर गुजरता है। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत, क्या बोला मैं, पृथ्वी के जो अर्थ के रोटेशन एक्सिस है उसके लंबवत और पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाले तल को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखी, क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखी तल करते हैं। जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत और पृथ्वी के केंद्र से जो गुजरने वाली लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखी तल। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्या लिख बोला मैं, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के लंबवत, घूर्णन अक्ष के लंबवत तथा पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली तल को हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखी तल कहते हैं। अब ठीक है, तो पृथ्वी की जो सतह पर, सरफेस पर है ना, किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, मान लो पृथ्वी की सतह पर, उसकी तल पर कोई वस्तु रखा हुआ है, उसको जो पृथ्वी के केंद्र से जो मिलाने, मान लो यहाँ पर है ना, यहाँ से यहाँ पर ये पृथ्वी केंद्र है, इसके सतह पर कोई वस्तु रखा हुआ है, उसको जो मिलाने वाली जो रेखा होती है और जो भूमध्य रेखी तल से जितना कोण बनाती है, इसको हम अक्षांश, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन, लैटिट्यूड। क्लियर? क्या बोला, सुन लीजिए कि पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु को, पृथ्वी की सतह पर स्थित, मान लो कोई वस्तु है पृथ्वी की सतह पर स्थित है, उसका
पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाला है ना, यहाँ से हम मिलाने रेखा, ये भूमध्य रेखीय तल के साथ जितना कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश। ये कोई डाउट? ठीक है। और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, लेमडा। तो भूमध्य रेखीय स्थानों पर, ठीक है, हिंदी में ही बता दे रहे हैं, इंग्लिश में भी याद है, भूमध्य रेखीय स्थानों पर क्या लिखा है हमने, भूमध्य रेखीय, हम लोग भूमध्य रेखीय एरिया में रहते हैं ना इंडिया के, भूमध्य रेखीय स्थानों पर, ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल लाइन है, भूमध्य रेखीय स्थानों पर लेमडा की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाती है। और दूसरा नंबर पोल्स पर, पोल्स दो होते हैं, नॉर्थ पोल और ध्रुवों पर, ध्रुवों पर एट पोल्स, तो लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। जो अक्षांश होगा भूमध्य रेखीय तल से कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 0 डिग्री, और जो अक्षांश है लैटिट्यूड है, सबटेंडेंट एंगल फ्रॉम इक्वेटोरियल लाइन विल लेमडा इक्वल टू 0 एंड पोल्स विल लेमडा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हुआ? तो किसी स्थान पर जी के मान में परिवर्तन जो होते हैं, किसी स्थान पर जो जी के मान में चेंजेस द वैल्यू ऑफ जी, 2 टाइप्स। नंबर 1 शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार कैसा है। नंबर 2 रोटेशन ऑफ अर्थ, जैसे भंवरा घूमता है ना लट्टू, उस प्रकार से घुमा देते हैं, अपने अक्ष पर घूमते रहता है। तो इस किसी स्थान पर हम जी के जो मान में परिवर्तन होता है, कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। पहला होगा पृथ्वी की आकृति, शेप ऑफ अर्थ, दूसरा पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ। क्लियर? तो लैटिट्यूड, अक्षांश, तो अब इसका आप लोग इंग्लिश मीडियम में परिभाषा लिखेंगे, द प्लेन, प्लेन माने समझ, द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, द प्लेन पासिंग थ्रू, द प्लेन पासिंग थ्रू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड परपेंडिकुलर to its axis and perpendicular to its axis of rotation, axis of rotation is known as equatorial plane। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेन निरक्षीय है। क्या लिखेंगे, द प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेन। डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा। क्या लिखेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या लिखे अपन, इक्वेटोरियल प्लेन। आगे आप लोग लिखते आइए, देखिए राइटिंग अच्छे से बनाइए। हाँ ठीक, इक्वेटोरियल प्लेन या लाइन। द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेन इज डिफाइंड एज द, क्या लिखेंगे, द लैटिट्यूड ऑफ द प्लेन, अक्षांश को किस प्रकार हम परिभाषित करेंगे। The latitude of a plane is defined as the angle, क्या बोलेंगे, the latitude of a plane is defined as the angle which the line joining the plane to the, which the line joining to the plane, which line joining to the, ठीक, place to the center of earth, place to the center of earth, subtended या makes an angle थीटा या लेमडा, या लिख सकते हो मेक्स विद द इक्वेटोरियल प्लेन द लैटिट्यूड ऑफ प्लेन P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AOE। हम क्या दिए, P दिए हैं क्या, POE इक्वल टू लेमडा। क्या लेंगे, जो भी लिख सकते हैं, POE इक्वल टू लेमडा। क्लियर? कोई डाउट? POE इक्वल टू लेमडा, POE इज इक्वल टू लेमडा, ये हो गया ना लेमडा। ठीक है, लेमडा इज क्लियरली लेमडा इक्वल टू 0 डिग्री, लेमडा इक्वल टू 0 डिग्री कहाँ पर होगा, इक्वेटोरियल प्लेन पर, और पोल पर लेमडा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी एट, क्या लिखोगे, द वेरिएशन इन द value of g at any latitude occurs due to shape of earth and rotation of earth। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डाउट? तो लैटिट्यूड का डेफिनेशन में लिखा दिया, द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेन इज डिफाइंड एज द एंगल विच इज द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ मैक्स विद द इक्वेटोरियल प्लेन।
द लैटिट्यूड ऑफ प्लेन P इक्वल टू एंगल POE लैम्डा, क्लियरली लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री ऑन इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर, और लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री एट द पोल्स. द वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ G एट any latitudes occurs two types. Number 1 shape of earth and number 2 rotation of the earth. अब हम देखेंगे shape of earth, तो इसको हम मिटा देते हैं. ओके, ये हमारा काम हो गया, इसको ध्यान रखिएगा. नंबर 1 शेप ऑफ द अर्थ. याद रखना, अर्थ जो है कैसे रोटेट करती है, पश्चिम से पूर्व, इसीलिए पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है ना. ठीक है. नंबर 1 शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का आकार. अब देखिए, हमने एक टॉपिक देखा था स्मॉल जी और कैपिटल जी. व्हाट इज स्मॉल जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. इन दोनों में हमने एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था. इसकी वैल्यू थी क्या? G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर. कि ये स्मॉल जी जो होता है ये मास, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है. इसको भी हमने देखा था कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके डिफरेंट मास हैं, सेम हाइट से छोड़े जाए तो समान पहुँचेगी अर्थ, है ना. ये हमने देखा था. तो जी और जी में संबंध स्थापित करते समय ने मान लिया था कि पृथ्वी जो है कैसी है, गोल है. ठीक है. हमने यह मान लिया था कि अर्थ इज टोटली स्फीयर. वास्तव में हम ये देखें कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, स्फीयर फॉर्म नहीं है, एलिप्टिकल शेप में है, एलिप्स दीर्घवृत्ताकार है, और ध्रुवों पर थोड़ी सी ऐसी चपट गई है. ऐसा ध्रुवों पर थोड़ी सी ऐसा मान सकते हैं. ठीक है. पूरी तरह गोल ना होकर ध्रुवों में क्या है, कुछ थोड़ी सी चपटी है. यानी हम पहले मान लिए थे जब जियो जी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए थे कि पृथ्वी पूरी तरह गोल है. ये मान लिए बाद में कि पूरी तरह गोल ना होकर दीर्घवृत्ताकार है, लेकिन ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है. ध्रुवों पर चपटी होती है और जी की वैल्यू वहाँ भी मैक्सिमम हुई थी. बाकी हमने सिद्ध किया था स्मॉल जी की वैल्यू को कुछ गोलाकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार है और ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी होती है. तो भूमध्य रेखा पर है ना, भूमध्य रेखा पर देख सकते हैं आप, भूमध्य रेखा पर इसकी त्रिज्या क्या होगी, मैक्सिमम होगी कि नहीं, क्योंकि दीर्घवृत्ताकार है तो इसका हॉरिजॉन्टल ज़्यादा होगा, वर्टिकल कम होगा. ठीक है. इसको भूमध्य रेखा पर की त्रिज्या ध्रुवों पर की त्रिज्या से क्या होती, अधिक होती है, होगी कि नहीं. भूमध्य रेखा पर त्रिज्या ये ज़्यादा होगी किस पर, ध्रुवों पर, इक्वेटर इपोल रेडियस. दीर्घवृत्ताकार होने से, ध्रुवों पर चपटी होने से जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या ज़्यादा होगी किससे, ध्रुवों पर, होगा कि नहीं. लगभग 21 किलोमीटर हम मान सकते हैं. द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर बट इट इज फ्लैटेड एट द पोल. फ्लैट एट द पोल, इट मीन्स दैट इट्स इक्वेटोरियल रेडियस इज स्लाइटली ग्रेटर देन द पोलर रेडियस, नियरली 21 किलोमीटर. ठीक है. लेट, अब मान सकते हैं मैम, लेट सपोज ये कुछ भी मान सकते, लेट एंड द मास ऑफ द अर्थ, एंड एम लिख सकते हैं मास ऑफ अर्थ, एंड रेडियस RP एंड RE. ये क्या होगा, पोल का रेडियस और ये इक्वेटर. तो m इज द मास ऑफ अर्थ. समझ लो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m है. ठीक है. और RP क्या है, ध्रुव, है ना. द अर्थ इज नॉट परफेक्टली, हम मान लिए इस पर, बट इट फ्लैटेड द लाइन, दैट मीन्स दैट इक्वेटोरियल रेडियस इज द स्लाइटली ग्रेटर देन द पोलर रेडियस, नियरली कितना है, 21 किलोमीटर. अब हम m जो है क्या मान लिए, मास ऑफ द अर्थ, एंड RP एंड RE इज द पोलर एंड इक्वेटोरियल रेडियस हो गया. ठीक है. ये पोलर और इक्वेटर रेडियस, ये क्या हो गया, रेडी है लेकिन पोलर रेडी है. ठीक है. ये पोलर रेडी को हम कितना मान सकते हैं, RP, और इक्वेटर रेडी को हम कितना मान सकते हैं, RE.
तो दो प्रकार के हमको रेडी मिला, एक पोलर और इक्वेटोरियल रेडी। ठीक है, तो ध्रुवीय त्रिज्या कितनी मान ली हम, आरपी, और भूमध्य रेखी त्रिज्या हमको कितना मान लिया, आरई, और ध्रुवीय त्रिज्या कितनी है, आरपी है। अब हम निकालेंगे दोनों तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। ठीक, तो इसको मिटाते हैं, लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स कितना हो जाएगा, इसको पोल्स को कितना मानते हैं, जीपी। ठीक है, अर्थ का रेडियस हम कितना मान रहे हैं, पोलर रेडियस कितना मानते हैं, आरपी, हो जाएगा GM अपॉन, अब फिर से निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, GE इक्वल टू GM अपॉन, ठीक है, दोनों जगह निकालिए अपन। अब दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइडेड करते हैं तो ये हो जाएगा GP, ये हो जाएगा GE, तो GM अपॉन RP का स्क्वायर, और ये हो जाएगा GM अपॉन RE का स्क्वायर, GM कट जाएगा, तो GP और GE ये कितना हो जाएगा, RE का होल स्क्वायर अपॉन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कौन बड़ा है, RE इज ग्रेटर देन RP, तो GP इज ग्रेटर देन GP। Thus, the acceleration due to gravity at poles is greater than the acceleration due to gravity at equator. Okay, means that we know that RE is greater than RP, इन्वर्सली हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, GP इज ग्रेटर देन G। क्योंकि जो भूमध्य रेखी त्रिज्या पोलर त्रिज्या से ज़्यादा होता है, अतः भूमध्य रेखा पर क्या होगा, ग्रेविटी का मान पोल की तुलना में क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर, दस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। इट मीन्स दैट, हिंदी में समझ सकते हो कि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक होता है। ये हम निकाल दिए शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, कि पृथ्वी कैसी है, दीर्घवृत्ताकार है, जिसकी इक्वेटोरियल माने भूमध्य रेखी त्रिज्या जो है ज़्यादा होगा किससे, पोलर त्रिज्या से। ठीक है, दोनों का हम जब ग्रेविटी निकाल लिए कहाँ से, इक्वेटर पर, अब पोल पर दोनों को जब हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने ये पाया कि जो पोल पर जो है ग्रेविटी ज़्यादा होती है किस पर, इक्वेटर की तुलना में। तो उम्मीद है कि मुझे ये टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, तो अभी हमारी वीडियो लगभग 16 मिनट की हुई है, तो टेंशन नहीं लेने का है, आराम से पढ़ने का है। ओके, टेंशन नहीं लेने का, आराम से पढ़ने का है। अब अगला टॉपिक हमारा कौन सा आता है, पृथ्वी का घूर्णन। ओके, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, पृथ्वी का घूर्णन। आपको मालूम है कि पृथ्वी जो है घूर्णन गति करती हुई क्या करती है, रिवॉल्वेशन भी करती है। तो ये मिटा दें हम, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णी गति करती है। क्लियर, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो ध्यान से थोड़ा देखिएगा। तो अगला टॉपिक जो हमारा है अक्षांश के साथ जो परिवर्तन है, हमारा दूसरा टॉपिक क्या था, पहला था शेप ऑफ अर्थ, दूसरा क्या है, घूर्णन, रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये सेकंड वाला देखेंगे। ठीक है, माना कि कोई वस्तु, अब लेमडा हमने समझ लिया था, एंगल सबटेंडेंट बाय द ऑब्जेक्ट एंड इक्वेटोरियल लाइन, इन दोनों के बीच जो कोण बना था उसको हम लेमडा बोल रहे थे, है लेमडा एंगल बोल। माना कि कोई वस्तु लेमडा अक्षांश पर, माना कि कोई वस्तु लेमडा अक्षांश पर, ठीक है, ये डायग्राम ऑब्जेक्ट भी है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, और इन दोनों को मिलाने वाला ये ओरिजिन है। ठीक है, ये एंगल सबटेंडेंट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ये क्या कर रहा है, इक्वेटर से एंगल सबटेंड कर रहा है लेमडा,
और इसका भार पूरा कहाँ आ रहा है, नीचे से। तो उसको हम घटक में डिवाइड करेंगे, उसको देखेंगे कि माना कि कोई वस्तु जिसका m द्रव्यमान है, ठीक है, और लैम्डा अक्षांश पर से किसी बिंदु P पर यहाँ पर स्थित है। माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और लैम्डा अक्षांश पर स्थित किसी बिंदु P पर रखा हुआ है। लेट बॉडी ऑफ मास m, क्या लिखोगे, लेट बॉडी मास m प्लेस्ड एट ए पॉइंट P, लेट बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, वेयर लैटिट्यूड कितना है, लैम्डा। क्लियर। माना कि कोई m द्रव्यमान का वस्तु लैम्डा अक्षांश पर किसी बिंदु P पर स्थित है। अब मान लो कि पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करती है, ठीक है, और यदि पृथ्वी मैंने ऐसे घूर्णन गति नहीं करती तो उसका भार कहाँ से आता है, इसके केंद्र की ओर आता है ना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट m रखा हुआ है, ठीक है, P पर लैम्डा अक्षांश पर, तो मान लो यह एक्सेस पर रोटेशन नहीं करती तो उसका सारा भार कहाँ, तो mg उसके केंद्र की ओर होता है। कहाँ तक होता है, उस पृथ्वी के केंद्र पर। यदि पृथ्वी घूर्णन गति अपने अक्ष पर नहीं करती तो उसका सारा भार जो होता है mg कहाँ पर होता है, केंद्र पर होता है। अंदिश कार्य में ये पीओ के अंदिश केंद्र पर काम करता है, उसका भार कितना, mg। क्लियर। इफ द अर्थ, क्या लिखोगे, इफ द अर्थ वे आर नॉट स्पिनिंग, स्पिन करना, इफ द अर्थ वे आर नॉट स्पिनिंग देन द वेट mg of the body, then the weight mg of the body would have been acting towards O along the radius PO। क्या लिखोगे अब, क्या लिखोगे, if the earth were not spinning, the weight mg of the body would have been acting towards O along the radius PO, है ना। बट हमको पता है, ये तो हम बात किए, कल्पना किए कि अर्थ है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर रोटेशन नहीं करती तो किसी वस्तु का सारा भार उसके केंद्र और त्रिज्यीय दिशा में पीओ के अनुदिश काम करता है। माने अर्थ है रखा हुआ है, ऐसा लगता है पीओ, ठीक है। लेकिन चूंकि पृथ्वी तो घूर्णन गति करती है ना, परंतु हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः या घूर्णन अक्ष के परितः क्या करती है, घूर्णन गति करती है। बट ड्यू टू, क्या लिखोगे, बट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ द बॉडी विल एग्जीक्यूट ए सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी घूर्णन अक्ष के परितः r त्रिज्या के कक्ष में घूर्णी गति करती है। बट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ the body will execute a circular motion of radius r। for this circular motion, अब इस घूर्णन गति के लिए हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्राप्त होता है जो कि सेंटर से मिलता है, ठीक है। तो लिखोगे कैसे, है ना। हम तो जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तक घूर्णन गति करती है। फॉर दिस सर्कुलर मोशन ए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल प्लेस एट P। इस घूर्णन गति के लिए, है ना, जो रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स होगा P पर, कहाँ पर रखा है, P पर, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, F इक्वल टू mv²/r, ठीक है। अब हमको मालूम है कि ओमेगा इक्वल टू v/r होता है, तो v इक्वल टू हो जाता है ω/r। जब हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स में पुट करेंगे ना, तो हमको जो वैल्यूज मिलेगी m/r, यहाँ पर ω/r, v की जगह ω/r रख दिए, तो m/r इंटू ω², r² कैंसिल हो जाएगा। तो हमको जो सेंट्रीपिटल फोर्स या विकेंद्रीय बल मिला mω²r, ये हमको मिला। ये यहाँ पर हम डायग्राम किए हैं, ठीक है। पृथ्वी के अपने अक्ष के परितः घूमने के कारण उसको केंद्र से एक बल मिलता है जिसको हम अपकेंद्री बल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। माना पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से क्या करती है, घूर्णन करती है। माना कि पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है, तब इसकी सतह पर m द्रव्यमान की वस्तु को उसी कोणीय वेग से एपी त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में क्या करेगी, गति करेगी। अब यहाँ से देखिए, थोड़ा सा ध्यान। माना कि पृथ्वी जो है
कोणीय वेग ओमेगा से गति करती है, तब उसकी सतह पर जो m द्रव्यमान का वस्तु जो कि बिंदु P पर रखा हुआ है वो भी है उसी कोणीय वेग ओमेगा से AP त्रिज्या, ये देखिए ये भी है ना, सेंटर से लाइन जुड़े, तो ये ए भी क्या करेगा, मान लो हम पृथ्वी में रखे हैं, खड़े हैं, तो पृथ्वी घूम रही है तो हम भी तो घूमेंगे ना, हम भी तो घूमेंगे। तो जो m द्रव्यमान का जो ऑब्जेक्ट है किसी बिंदु पर किसी पॉइंट P पर रखा है वो भी AP त्रिज्या के मान में क्या करेगा, वृत्तीय गति करेगा। ये इसका पथ हो जाएगा ये, ठीक है, क्लियर। तो वृत्तीय गति करने वाली वस्तु पर उसके केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल काम करता है और इसकी दिशा कितनी होगी, ए की ओर कार्य करेगा। उसका बल कितना हो जाएगा, अभी मैं निकाला m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, ये अभिकेंद्री बल है। तो इस अभिकेंद्र बल क्या लिखोगे, इस अभिकेंद्र बल का पीओ केंद्रित घटक, अब देखिए ये जो अभिकेंद्र बल निकला है हमारा, इसका पीओ केंद्रित घटक कितना हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ F इन द डायरेक्शन ऑफ OP कितना जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r cos लेमडा। दो होता है ना घटक, तो हम डिवाइड किए थे, एक होता है लंबवत घटक, एक होता है समांतर घटक, ठीक है। The required component for the circular motion, for required component for circular motion will be obtained from weight mg of the body, ठीक। तो वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक यह घटक वस्तु के भार से हमको मिलता है। कहाँ से मिलता है, ये जो घटक होता है वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक यह घटक, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, मानो वृत्तीय गति कर रही है, तो यह घटक हमको कहाँ से मिलता है, उस वस्तु के भार से मिलता है। द रिक्वायर्ड कंपोनेंट फॉर द सर्कुलर मोशन, क्या लिखोगे, फॉर रिक्वायर्ड कंपोनेंट फॉर द सर्कुलर मोशन विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वेट ऑफ द बॉडी, ठीक, ये यहाँ से, ये मैंने इसको डायग्राम किया है। तो वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक जो होता है घटक हमको कहाँ मिलता है, वस्तु के भार से मिलता है, ठीक है। तो वस्तु का आभासी भार कितना हो जाएगा बताइए, अब पूरे भार से हम घटा देंगे, ठीक है, अपरेंट वेट, कितना हो जाएगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लेमडा। ये वस्तु का क्या हो जाएगा, आभासी भार। द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, द क्या लिखोगे, एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स mg माइनस कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर cos लेमडा। अच्छे से देखिए, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को, ठीक है। क्या बोला मैंने, वस्तु का आभासी भार निकाले हमने, ठीक। तो अभिकेंद्र बल का पीओ केंद्र, अभिकेंद्र बल का जो अभिकेंद्र बल निकाला है मैंने F = m ओमेगा स्क्वायर r, उसका पीओ केंद्र, पीओ जो पी जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो क्या केंद्र है, उसका घटक कितना हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर cos लेमडा। और वृत्तीय गति करने का आवश्यक घटक वस्तु के भार से हमको मिलता है, ओके। अब यदि बिंदु P पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण, अब देखिए ये तो हमने निकाला, ये अपरेंट वेट आभासी भार निकाला, क्लियर। अब बिंदु P पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, P पर अपरेंट एक्सीलरेशन, आभासी गुरुत्वीय त्वरण, अपरेंट ग्रेविटी, आभासी गुरुत्वीय त्वरण कितना लेते हैं अपन, g डैश। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आभासी गुरुत्वीय त्वरण हम कितना मान लेते हैं, p डैश, ठीक है। तो वस्तु का आभासी भार कितना होगा, इफ g डैश, क्या लिखे, इफ g डैश अपरेंट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, क्या लिखेंगे, इफ g डैश द apparent value of acceleration due to gravity at point P, then the apparent weight कितना हो जाएगा, आभासी भार
एपरेंट वेट कितना हो जाएगा, एम जी डैश इक्वल टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा। तो एम निकाल के आप काट सकते हो, तो बचेगा कितना, जी डैश इक्वल टू जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस लेमडा। क्लियर, ये हो गया है। यदि बिंदु P पर आभासी गुरुत्वाकर्षण हमने कितना निकाला है, जी डैश, तो वस्तु का आभासी भार कितना हो जाएगा, एम जी डैश इक्वल ऑफ एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। तो एम निकाल के हमने काट दिया है। अब देखिए चित्र को, देखिए चित्र को आपने ध्यान से देखिए कि ए पी कॉस लेमडा बराबर, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए पी कितना है यहाँ पर, और ओ पी, इसको हमने एक स्मॉल आर और एक कैपिटल आर से, ए पी इक्वल टू स्मॉल आर, ओ पी इक्वल टू कैपिटल आर। तो कॉस लेमडा कितना हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण होता है ना, तो कॉस लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पी, इस डायग्राम को देखिए, यहाँ से यहाँ ए पी है, यहाँ से है ना ये ओ पी, ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइट डायगोनल हाइपोटेनस बेस और ये परपेंडिकुलर। तो कॉस लेमडा हम कितना लेंगे, ए पी अपॉन ओ पी। तो ए पी इक्वल टू ओ पी कॉस लेमडा, ए पी इक्वल टू ओ पी कॉस लेमडा। तो ये जो ए पी है आर था, इक्वल टू आर कॉस लेमडा। ये ए पी की वैल्यू मिल गई हमको, ठीक है। तो अब इसे हम मान रख देते हैं, कितना, स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर रख सकते हैं। कोई डाउट? देखिए, चलिए मान रखें, यही मान रखते हैं। चलिए, नहीं आपको रखना है किसमें, इसमें रखना है। मान रखते हैं जी डैश इक्वल टू जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह आर कॉस लेमडा और कॉस लेमडा। तो हो जाएगा हमारा क्या, जी डैश इक्वल टू जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर लेमडा। क्या हो गया, जी डैश इज इक्वल टू जी ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा एम ओमेगा नहीं, एम तो कट गया था ना, एम तो काट दिए थे, सॉरी, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर लेमडा। ये हमको निकल गया। अब इसमें हम स्पेशल केसेस देखते हैं, तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो करके, हम 33 मिनट की हमारी वीडियो हो चुकी है। अब हम स्पेशल केस को देखेंगे, है ना। आप लोगों को दिख रहा है उधर से, चलिए थोड़ा सा जगह बचा है, वहीं बता देते हैं। यहाँ बताएंगे स्पेशल केसेस, है ना, स्पेशल के विशेष स्थितियाँ। एट पोल्स लेमडा इक्वल टू 0 होता है ना, तो लेमडा इक्वल टू 0 रखो। नंबर 1, एट पोल्स लेमडा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, अगर कॉस 90 की जगह हम रखते हैं तो 0, तो जी डैश इक्वल टू कितना मिल जाता है, जी, ठीक है। Thus the acceleration due to gravity at the poles is not affected due to rotation of the earth। ठीक, इस प्रकार ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति का जी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि
जो जी डैश मैंने क्या लिया था, आभासी गुरुत्वीय त्वरण और वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो गया। ये क्या है, आभासी गुरुत्वीय त्वरण हो गया, कहाँ पर, यहाँ पर, वो कि वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो गया। तो यदि हम ध्रुवों पर जाएं, ठीक है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के जी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके, तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम एट पोल्स। क्लियर। पहला कंडीशन क्या निकालते हैं, लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री, तो जी डैश इक्वल टू आभासी गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो गया है। इस प्रकार ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति का जी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। ठीक, इट्स वैल्यू द मैक्सिमम एट ऑफ पोल। केस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री रखो। केस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 इक्वेटर, ठीक है, 0 रखोगे तो जी डैश कॉस लैम्डा मैंने कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो जी माइनस, देखिए जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, ये निकल गया। Thus the क्या लिखोगे, Thus the acceleration due to gravity at equator is affected। देखिए ये ध्यान रखना कि ध्रुवों पर घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इक्वेटर पर क्या होगा। Thus the acceleration due to gravity at equator is affected most due to rotation of the earth. Its value is minimum at the इक्वेटर। ओके, इस प्रकार भूमध्य रेखा पर पृथ्वी घूर्णन गति का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्यों, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, कम से कम होता है, क्लियरली ऐसे या स्पष्ट होता है ए मूव, ठीक, इफ मूव इक्वेटर टू पोल, है ना, इससे यह स्पष्ट होता है यदि हम इक्वेटर टू पोल मूव करते हैं, as we move from equator to poles the value of g increase and becomes maximum at poles। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर प्रस्थान करते हैं तो g का मान बढ़ता जाता है और ध्रुवों पर इसका मान सर्वाधिक हो जाता है। क्लियर। तो नंबर 3 लिखते हैं, इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, यदि पृथ्वी घूर्णन गति करना बंद कर दे, क्या करना बंद कर दे, घूर्णन गति, थर्ड केस, ओमेगा इक्वल टू 0, कोणीय वेग 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से जी डैश इक्वल टू जी, मन ओमेगा की वैल्यू 0 कर देंगे तो फिर से जी डैश, वही कंडीशन हो जाएगी पहला पर। ठीक है, दस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी डैश इक्वल टू आभासी गुरुत्वीय त्वरण वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो गया। दस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल हैव द सेम वैल्यू, क्या लिखोगे, दस द acceleration due to gravity will have same value of every place, क्या लिखोगे, thus the acceleration due to gravity will have the same value of every place on the earth, सभी जगह इसका मान समान होगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णी गति करना बंद कर दे तो प्रत्येक स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा और एक समान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर दे, दस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ एवरी प्लेस ऑन द अर्थ, समान हो जाएगा और इसका मान जो है बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल हैव द सेम वैल्यू ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ, तो ये हमने देखा। अब अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास, और क्या लिखेंगे, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास अगला टॉपिक होगा, उसको बाद में देखेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, विशेषताएं भी देखेंगे, और उसके बाद हम आ जाएंगे इक्विवेलेंस ऑफ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, उसके बाद फिर हम आएंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब हम आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो ये हमारा मेरे ख्याल से ये 5वां वीडियो होगा, 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, 2 वीडियो अपलोड करने को है, तो ये हमारा 5वां पार्ट होगा। तो इसलिए मैं हर वीडियो में वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचकर, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना कर आप लोगों को काम की बातें और जो टॉपिक्स लेस रिलेटेड बातें हैं कि एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, ना तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा लंबा लिखना है ना एकदम शॉर्ट लिखना है। जो चीज़ें रियल में हैं, जो पूछा जा रहा है
उन्हीं चीज़ों को आपको लिखना है। तो दोनों वर्जन में, हिंदी में, इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेन करके बता रहा है। तो आप लोग अपना चाहे तो थोड़ा थोड़ा रोक रोक के वीडियो को लिख सकते हैं और एक नोट्स बना सकते हैं। उस नोट्स को बनाने के बाद आपके पास काफ़ी अच्छा एक क्या हो जाएगा, की हो जाएगा फिजिक्स के लिए, और आप लोग उसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको यूज़फुल भी हो जाएगा अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी। इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स बताऊँगा, एनसीईआरटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बताऊँगा मैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। आप जो अगर आगे बढ़ रहे हैं क्लास 11th में तो अच्छी चीज़ है। उसके बाद क्लास 12th की भी मेरी वीडियो काफ़ी बनी हुई है, तो पिछली वीडियो में जाकर भी आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपको हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को स्किप ना कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।